हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे फंडामेंटल लेसन 24 से लिए गए हैं। तो इसमें जो हमारी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बताया गया फॉर्म ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल। तो भाई हम देखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म में हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो हमारी अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो वैसे तो सभी को पता है कि भी इंजेक्शन फॉर्म में होती है, टैबलेट फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। तो इन्होंने बताया सबसे पहले हमारी टैबलेट फॉर्म, जो गोलियां हम जिनको बोल देते हैं। तो कैप्सूल भी होते हैं, वो अलग डिजाइन में होते हैं, टैबलेट अलग फॉर्म में होती है, गोलियां भी कई प्रकार की और कई कलर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो टैबलेट होती है, तो इन्होंने बताया प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन फ्रॉम टैबलेट्स एंड यूजिंग फ्रॉम द इंजेक्शन इज ऑफ द कैंडिडेट्स टुडे। तो भी आजकल जो है, जो हमारी जो टैबलेट्स होती हैं, अगर वो इंजेक्शन फॉर्म में अगर वो लाई जाती है तो उसको मतलब सही नहीं माना जाता कि ये टैबलेट फॉर्म में है, तो इसको इंजेक्शन फॉर्म में जो लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्वियस प्रॉब्लम एसोसिएट विद दिस मेथड इज द डिफिकल्टी ऑफ मेंटेनिंग ऑफ स्टेरिलिटी ऑफ द ड्रग। तो इसमें क्या होता है कि टैबलेट फॉर्म को इंजेक्शन फॉर्म में लाने के लिए क्या होता है कि जो टैबलेट होती है उनको पीस करके उसमें डाला जाता है एक शीशी के अंदर, और दूसरी शीशी में उसका जो स्लाइन वाटर या फिर जैसा भी वाटर होता है वो उसके साथ डाला जाता है। फिर जब लगाया जाता है ना, तो उन दोनों को मिक्स करके और हिला के तब लगाया जाता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ऐसे फॉर्म में जो है, जो स्टरलाइज जो चीजें होती हैं वो उनकी कमी पड़ जाती है। ठीक है, स्टरलिटी जो है वो मेंटेन करने में दिक्कत आ जाती है कि भाई वो ऐसे होने चाहिए किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर कॉन्ट्रामिनेटेड जो भी चीजें हमारी वो ना हो। तो उसमें डिफिकल्टी सिर्फ इसी चीज में आ जाती है कि उसे मेंटेन करने में दिक्कत आ जाती है, जो टैबलेट फॉर्म की चीजों को इंजेक्शन फॉर्म में जो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पाउडर। तो पाउडर में क्या होता है, सम ड्रग्स आर अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, स्टरलाइज सील्ड ampulla and vial prevent the drugs of the deteriorating if it was of the solution form। तो इन्होंने बताया कि कुछ ड्रग्स हमारे जो है वो अवेलेबल होते हैं पाउडर फॉर्म में, और जो स्टरलाइज हमारी सील बंद जो एम्पुला और वायल आते हैं। तो एम्पुला और वायल का तो आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियोज और लेसन में हम कर चुके हैं कि एम्पुला कैसा होता है, वायल कैसी होती है। तो इसमें जो एक गोल मोटी शीशी होती है और एक ऐसी होती है जिसको ऊपर से तोड़ा जाता है, तो वो हमारे एम्पुलाज होते हैं। आगे भी देखेंगे हम डायग्राम में। तो सीलबंद एम्पुला और वायल जो है वो हमारे होते हैं, जो कि ड्रग्स में किसी प्रकार की जो चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सोल्यूशन होता है वो हमारा पाया जाता है। तो स्टरलाइज जो हमारे स्टरलाइज नॉर्मल स्लाइन ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर ऑफ यूज फॉर मेकिंग ऑफ द सोल्यूशन फॉर इंजेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्लाइन वाटर जो है वो साथ में दिया जाता है, जो सोल्यूशन बनाना होता है ना इंजेक्शन के लिए, उसके साथ ही वो दिया जाता है। और समटाइम द मैन्युफैक्चर में भी द प्रोवाइड ऑफ द सोल्यूशन विद ईच यूनिट ऑफ ड्रग्स। और कई बार जो होते हैं, जो निर्माता करता होते हैं यानी कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, यानी कि दवाई को बनाने वाले जो होते हैं, वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देते हैं ड्रग के साथ। तो जब प्रिपेयर किया हुआ जो सोल्यूशन होता है वो हम इंजेक्शन में भरते हैं, तो फॉलो फैक्टर शुड बी कंसिडर। तो हमने कुछ जो फैक्टर हैं वो फॉलो करने चाहिए उसके अंदर। द अमाउंट ऑफ ए सोलवेंट एडिड शुड बी। तो देखते हैं अभी कौन कौन से कितने अमाउंट में हमने जो उसमें सोलवेंट जो सोल्यूशन बनाने के लिए कौन से अमाउंट में क्या ऐड करना चाहिए। तो कुछ फैक्टर होते हैं जिन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हमारा सबसे पहले जो चीजों का जिन फैक्टर पर ध्यान दिया जाता है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया प्रिवेंट ओवरडोज एंड अंडरडोज। तो भी डोज ज्यादा और कम होने से बचाया जाता है इसमें, और लोकल टिश्यूज को डैमेज होने से बचाया जाता है इसमें। जो हमारे कॉन्सेंट्रेटेड जो सोल्यूशन होता है उससे हमारे टिश्यूज डैमेज ना हो, इस चीज से बचाव किया जाता है। और जो हमारा क्लाइंट होता है, तो मैक्सिमम थेरेपेटिक डोज यानी कि ज्यादा जो डोज होता है, जो हमारा चिकित्सक यानी कि इलाज के लिए जो डोज बनाया जाता है, डोजेज जो होते हैं वो ज्यादा ना हो, अधिक ना हो। ठीक है, और रोका जाता है डिस्कम्फर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंजेक्टेड। और ज्यादा अमाउंट में ज्यादा मात्रा में सोल्यूशन जो है इंजेक्ट ना कराया जाए, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है और इस डिस्कम्फर्ट से भी बचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया था सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन इज मेड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन से एंड द डेटरेशन से ऑफ द ड्रग्स। तो इन्होंने बताया जो सोल्यूशन से जो हमारा इंजेक्शन होता है, तो वो बनाने से पहले एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है, उसमें प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ डेटरेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जितनी भी हमारी जो ड्रग्स होती है उसमें सभी जो दूषित चीजें होती है उनकी रोकथाम की जाती है। तो जो सोल्यूशन होता है हमारा इंजेक्शन के लिए जो हमारा तैयार किया जाता है, तो उससे पहले सारी की सारी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टू प्रिवेंट कॉन्ट्रामिनेटेड, यानी का मतलब ये है कि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो उससे जस्ट पहले ही हमारा सोल्यूशन तैयार किया जाता है, नहीं तो जो सोल्यूशन होता है वो खराब हो जाता है, यानी कि वो किसी न किसी तरीके से वो हमारा कॉन्टामिनेशन चीजें हो जाती है। तो उस कॉन्टामिनेशन चीजों को रोकने के लिए क्या करेंगे, इंजेक्शन का जो सोल्यूशन है ना, उसे जस्ट लगाने से पहले उसको तैयार किया जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रिपेयर करते हैं सोल्यूशन, उसमें क्या करते हैं, ओपन करते हैं वायल और एम्पुला। तो जो वायल होती है कंटेनिंग द पाउडर, तो उसके अंदर जो पाउडर होता है रिक्वायर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ स्टरलाइज सिरिंज अंडर एसेप्टिक कंडीशन एंड द रोटेट ऑफ वायल फ्रॉम द थ्रॉग्स मिक्सिंग। तो इन्होंने क्या बताया कि जो पाउडर फॉर्म वाला जो हमारा होता है ना, उसको जो है वाटर जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर मिक्स किया जाता है। जो सिरिंज है वो स्टरलाइज सिरिंज लेनी है, यानी कि किसी की यूज की हुई या जो दूसरी सिरिंज है वो नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल ही स्टरलाइज सिरिंज लेनी है, फिर नहीं लेनी है, डिस्पोजल है तो। ठीक है,
तो आपने वैसे सिरिंज लेनी है। और एसेप्टिक जो हमारी कंडीशन है उस पर ध्यान देना है कि भाई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए। तो एसेप्टिक कंडीशन को अपनाते हुए स्टरलाइज सिरिंज लेते हुए जो पाउडर जो वो हमारा जो सोल्यूशन है उसका अमाउंट लेंगे और उसको कहाँ पे डालेंगे, जो हमारी पाउडर फॉर्म वाली जो चीज जो हमारा पाउडर है उसके अंदर उसको डालेंगे और रोटेट करेंगे वायल को, यानी कि शेक करेंगे, हिलाएंगे अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जब पाउडर थोड़ी जो पाउडर बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाएगा, द सोल्यूशन विल बी क्लियर एंड फ्री फ्रॉम द क्लम्प ऑफ वाटर वो पाउडर। तो इसमें क्या हो जाता है, जो सोल्यूशन है वो बहुत ही साफ क्लियर दिखाई देता है और उसके अंदर गांठे वगैरह जो है बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सिरिंज जो है अच्छी लेनी है। तो पहले जो सोल्यूशन होता है उसको सिरिंज के अंदर भरा जाता है, फिर उसी सिरिंज से वो जो वाटर सोल्यूशन है वो डाला जाता है पाउडर फॉर्म के अंदर। तो पाउडर फॉर्म के अंदर जिस सीसी में आपने डाला है तो उसको बहुत अच्छे से शेक करना है। बहुत अच्छे से शेक जब तक करेंगे जब तक उसमें कोई लम्स वगैरह गांठे वगैरह ना हो। तो बहुत अच्छे से जब शेक हो जाता है तो दोबारा फिर से उसी सिरिंज के अंदर उसमें भरा जाता है। तो उसमें कई बार जब हम जो उसके वाटर सोल्यूशन के लिए जब इंजेक्शन सिरिंज और नीडल उसके अंदर डाल देते हैं तो उसमें से सिरिंज भी नहीं निकालते, उसी के साथ ऐसे कर देते, क्योंकि नीडल अगर बाहर निकलती है और कहीं और टच होगी, या फिर नीडल को जब भी आप बाहर निकाले सिरिंज की तो उसे तुरंत कैप लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कॉन्टामिनेशन यानी किसी प्रकार से दूषित ना हो, इन्फेक्शन ना लगे और जो दवाई की बीमारियों को रोकने की क्षमता है उस वो कहीं भी डैमेज ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है सोल्यूशन ऑफ एम्पुलस एंड वायल्स। तो इसमें जो हमारा एम्पुलस और वायल्स होते हैं तो इसमें जो प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें दो पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, एक पार्ट होता है स्टीम यानी कि जो तनाव जैसा हम बोल देते हैं, और एक पोर्शन जो होता है वो बेस होता है इसका। ठीक है, तो जो लोअर पोर्शन होता है इसमें हमारी कंसंट्रेशन बिटवीन these two where it can be cut and open with the file। तो किसी तरीके से किसी चीज से काटते हैं और कई बार जो है थंब से भी उसको तोड़ देते हैं और कई बार उसको रख करके भी, मतलब बहुत सारे तरीके से वो अपना जनरली उसको तोड़ देते हैं। लेकिन उसको तोड़ने के लिए एक निशान होता है, मार्क्स होता है, उस पे से उसको बस मोड़ना होता है तो उसकी गर्दन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो उसका पहला जो ऊपर वाला बेस होता है और एक उसका नीचे ऊपर वाला तना होता है, नीचे वाला जो बेस होता है, तो उसके बीच में से उसको अच्छे तरीके से कट किया जाता है। तो जब उसको कट कर दोगे एम्प्लॉयज को तो उसमें जो नर्स शुड बी जेंटली, तो नर्स को चाहिए कि उसे जो नीचे बचा हमारा सोल्यूशन उसको अच्छी तरीके से थपथपाना चाहिए। तो जब थपथपाओगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, ड्रॉप द मेडिकेशन रिमेनिंग इन द स्टीम। तो उसमें जो बची कुछ जो हवा होती है ना उसमें अगर एयर होती है तो उसमें से निकल जाती है। तो आफ्टर क्लीनिंग ऑफ द स्टीम ऑफ द सेपरेट स्वैब, और जब उसमें अच्छे तरीके से उसको साफ करने के लिए सेपरेट स्वैब लेंगे, यानी कि सेपरेट लगा हुआ एक कॉटन का छोटा सा बंडल होता है जिसमें इसके गोज पीस होते हैं, तो इस तरीके से उसे स्टरलाइज करेंगे, अच्छी तरीके से उसे साफ करेंगे। और साइड ऑफ द स्टीम ऑफ द मेक मार्क्स, और उसका जो साइड होता है उसके जो स्टीम यानी कि तना वाला होता है उसमें एक मार्क्स यानी कि निशान कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आगे। तो इसमें हम देखेंगे, इन्होंने बताया जो मार्क्स जो कर लिया जाता है यानी कि जो निशान होता है उस पर किस तरीके से हम पकड़ेंगे इसको। तो इन्होंने बताया ऑन द ग्लास विद द फाइल एंड द प्रोवाइड विद द मेडिकेशन एम्पुलाज एंड ब्रेकअप ऑफ द स्टीम यूजिंग स्लाइड प्रेशर। तो किस तरीके से तोड़ना, जो ग्लास यानी कि जो कांच का भाग ऊपर से होता है जिसको हम तोड़ते हैं, दवाई वाला जो एम्पुला होता है तो उसको तोड़ के जो है ओपन किया जाता है तने से और उसमें से हल्का सा प्रेशर उस पर डाला जाता है, ज्यादा नहीं। तो उसमें कैसे तोड़ेंगे उसको, स्टरलाइज एक गोज पीस लेंगे, यानी कि एक गोज पीस होता है जो कि जो हमारी पट्टी होती है जालीदार उसके अंदर कॉटन भरी जाती है तो हमारा गोज पीस हो जाता है। या फिर कॉटन की जो हमारी जो पट्टी होती है उसकी 4-5 जो है उसको फोल्ड किया जाता है 4-5 बार, तो गोज पीस बनाए जाते हैं। तो वो अराउंड जो है स्टीम हेल्प द नर्स। तो वो क्या करता है, वो स्टरलाइज जो गोज पीस होता है वो अराउंड स्टीम हेल्प द नर्स। तो ये जो है जो हमारे एम्पुलाज होते हैं जब उनको तोड़ते हैं तो उसकी नेक पे वो अच्छी तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो नर्स को जो एम्पुलाज को तोड़ रही है ऊपर से उसकी हेल्प करेगा और प्रोटेक्ट करेगा हर फिंगर फ्रॉम इंजरीज। तो वही उसकी जो उंगलियां वगैरह है उसको चोट लगने से बचाएगा, प्रिवेंट करेगा कंटामिनेशन ऑफ द मेडिकेशन थ्रू कॉन्टेक्ट विद द नॉन स्टरलाइज मटेरियल। तो वो इस चीज से भी मदद करेगा कि किसी भी तरीके की जो है दवाई जो है या एम्पुलाज जो है वो दूषित ना हो, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना लगे उनको। और टू प्रिवेंट द स्केचिंग ऑफ द ग्लास पीसेज ऑफ सराउंडिंग एरिया। और उसमें क्या हो जाएगा, जो कांच के जो टुकड़े होते हैं ना वो भी इधर उधर जगह पर नहीं बिखरेंगे। ठीक है, तो तीन चीजों से जब गोज पीस हम लगाते हैं तो गोज पीस लगाने के बाद आवाज भी कम होती है और अच्छे से टूट भी जाता है, नर्स की उंगलियों पे भी चोट नहीं लगती है, इन्फेक्शन भी नहीं लगता है। मटेरियल दवाई जो होती है वो जो मटेरियल होता है उसमें भी ये नहीं कि हाथ से टच होकर के दवाई अंदर गई, थोड़ा बहुत अगर लिक्विड लग भी जाता है तो। और जो कांच वगैरह के जो टुकड़े गिरते हैं उनसे भी बचाव हो जाता है, क्योंकि कांच वगैरह के टुकड़े फिर गिरते ही नहीं है, वो आराम से नेक में से टूट जाता है। तो ये इसके बारे में बात की गई है भाई। तो ये है जो हमारी ओपन ऑफ द मेडिकेशन ऑफ एम्पुलाज शुड द टेक आउट क्विकली ऑफ द इंजेक्ट टू द क्लाइंट प्रिवेंट एयर बोर्न कंटामिनेशन। तो जल्दी से पेशेंट जो नर्स को है जल्दी से चाहिए कि उसको खोलने के बाद जो दवाई है वो एम्पुला की वो जल्दी से भर लेनी चाहिए, इंजेक्ट कर लेनी चाहिए और लगा देनी चाहिए पेशेंट को, क्योंकि उसमें जो है हवा के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं, जो दूषित हो जाता है हवा के कारण, उसे रोकथाम होती है। अब देखेंगे हम एम्पुलाज कैसे होते हैं। ये हमारे एम्पुलाज है भाई।
ठीक है। तो उसमें जो बेस बताया गया है इसका, तो ये जो चीज है ये हमारे दो पार्ट होते हैं इसके, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया इसका। तो ये वाला हमारा जो है बेस बोला जाता है, और ये वाला हम हिंदी में जैसे तना बोल देते हैं, स्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये जो वाला है ना, इसमें इसको इसमें गोज पीस से इसको पकड़ा जाता है, और एक हाथ से इधर से कटक से, ये जो ये बीच वाली जो गर्दन जो व्हाइट दिखाई दे रही है यहाँ से कटक से टूट जाता है ये। ठीक है। और अगर आप किसी चीज से तोड़ोगे तो बहुत ज्यादा वहां पर जो है कंच वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा बिखर जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए गोज पीस लेना है, और एक हाथ से यहाँ से पकड़ना है, और यहाँ पे अंगूठा लगाना है, तो कटक से ही हमारा टूट जाता है। ठीक है। और जो ये वायल होती है, वायल किस टाइप की होती है, इनके अंदर पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म होता है। तो इनके अंदर है ना रबड़ के जो पहले जो उनका रबड़ का ढक्कन होता था ना, जो दवाइयों की शीशियों में पहले भी देखा होगा, तो इनके अंदर रबड़ होती है, तो इनको कुछ करने की, इनकी सील भी तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना इसके अंदर, यहाँ से जो हमारी नीडल होती है वो ऐसे ही अंदर चली जाती है। तो इसको यहाँ से नीडल अंदर डालेंगे, इसमें कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं होती, बस नीडल डालेंगे, इसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हटाया जाता है बस। इसमें ऐसे कैसे नीडल डालेंगे और इसमें से लिक्विड लेंगे। ठीक है। तो फिर जो हमारी सिरिंज है, नीडल है, वो फिर दोबारा से हमारा जो पाउडर फॉर्म है इसके बीच में भी जो है वो रबड़ का ही एक ढक्कन होता है, तो उस रबड़ के ढक्कन में से ऐसे के ऐसे इसमें कराएंगे इंसरेशन, और सिरिंज और बोतल समेत दोनों को पकड़ के शेक करेंगे, तो शेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है सिरिंज नहीं निकालनी है आपको, ना ही आपको नीडल निकालनी है। तो ऐसे कैसे आप शेक करेंगे, और फिर शेक होने के बाद जब आपको लगे कि शेक अच्छे से हो गया है, तो नीडल में ऐसे के ऐसे आप इसको इंसरेशन कर लेंगे, यानी कि सिरिंज के अंदर दवाई को भर लेंगे। ये आगे मेथड हम उसमें देखेंगे, डायग्राम में भी समझेंगे कि किस तरीके से आपने सिरिंज को भरना है। ठीक है। तो ये हमारे वायल जो कि गर्दन से तोड़े जाते हैं सारे के सारे, तो ये कई साइज में हमारे होते हैं, निशान होते हैं इनके ऊपर कि भाई यहाँ से तोड़ना है ये। और ये एम्पुलाज होते हैं हमारे, और ये वायल होते हैं, इसमें रबड़ के ढक्कन होते हैं जिसके अंदर नीडल चली जाती है ऐसे कैसे, और ऐसे ही दवाई इसमें से निकाली जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है नर्स जो है उसको चाहिए कि वही जो नीडल वगैरह है वो इंट्रोड्यूस इनटू द एम्पुलाज विदाउट टचिंग इन द साइड ऑफ एम्पुला। तो वही जो नीडल वगैरह है उसमें एम्पुलाज की किसी भी चीज को टच ना करे, हाथ ना लगाए। और में एम्पुलाज जो है जो उसका है जो है ओपन सिस्टम होता है बिल्कुल, यानी कि जब वो तोड़ देते हैं तो बिल्कुल खुला उसका एरिया जो है, ऊपर का जो गर्दन होती है खुला एरिया हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि एयर अंदर ना जाए, सिरिंज के द्वारा एयर अंदर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। तो एम्पुलाज जो है मेडिकेशन जो बहुत ही जल्दी से उन्होंने सिरिंज में जो है भरनी है, और जो एयर वगैरह है उसको अच्छे से निकालना है। और मेडिकेशन ऑफ द एम्पुला टर्न अपसाइड डाउन, और दवाई भरने के लिए आपने क्या करना है, एम्पुला को नीचे की तरफ झुका लेना है। ठीक है। क्योंकि आप सीधे सीधे आप नहीं भर पाओगे, जब आप उससे नीचे की तरफ झुकाओगे तो सारी जो दवाई है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो इसमें देख सकते हैं, मेथड देखेंगे इसमें कि किस तरीके से एम्पुलाज को भरा जाता है। तो इसमें टेपिंग अमाउंट मूव फ्लूइड डाउन नेक, तो इसमें जो गर्दन होती है उसको किस तरीके से देख सकते हैं आप, किस तरीके से इसको थपथपाया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी जो ऊपर वाला जो एयर जगह होती है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा कंट्रक्शन एरिया होता है, तो यहाँ जो जगह होती है उसको थोड़ा सा थपथपाया जाता है ताकि दवाई जो है वो नीचे की तरफ आ जाए और हवा जो है वो ऊपर की तरफ चली जाए। तो इसको थोड़ा सा पहले थपथपाएंगे, थपथपाने का मतलब जैसे चुटकी वगैरह मारते हैं तो उसे एयर जो ऊपर आ जाएगी और दवाई नीचे चली जाएगी। तो फिर ये देखो, ये इसने दोनों हाथों से ये गोज पीस जो है इसमें लगा रखा, नेक पे गोज पीस लगा रखा, एक हाथ से पीछे से पकड़ा, एक हाथ से गोज पीस से पकड़ा, तो जो नेक होती है उसकी उसको पटक से तोड़ा जा सकता है। फिर अब इसमें जो सिरिंज है वो लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा अप डाउन करके, ठीक है, तो बिल्कुल उसको झुका करके इसकी जो दवाई है वो इसके अंदर डाली जाती है। और जब बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो इस तरीके से आप पकड़ेंगे, तो आपकी फिंगर, आपका जो थंब है वो इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से पकड़ के, और आपने ध्यान रखना है बोतल को किस तरीके से आपने पकड़ना है और आपने सिरिंज को किस तरीके से पकड़ना है। तो इसमें जो मेडिकेशन से है वो एस्पिरेट विद द वॉयल ऑफ द इन्वर्टेड, तो आपने देखना है कि किस तरीके से एस्पिरेट किया जा रहा है, ऊपर की तरफ करके नीचे की तरफ इसको खींचा जा रहा है। तो इस तरीके से आपने नीचे की तरफ करके इस तरीके से कर सकते हैं। और आपने ध्यान रखना है कि जो नीडल है वो बिल्कुल नीचे, आपने नीडल पर इतना जोर नहीं डालना है कि वो नीचे जाए, क्योंकि नीडल जो है वो आगे से मुड़ सकते हैं। तो नीडल को रखना है थोड़ा सा दूर बेस से बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारे मेथड है, ये किसी भी कोई चाहे कोई वायल हो या फिर हमारी एम्पुलाज हो, तो जो इंजेक्शन भरने का जो हमारा मेथड होता है वो हमारा यही होता है। ठीक है। सिर्फ जो तोड़ने वाला होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है किसी प्रकार की चोट ना लगे। नेक का मार्क देखेंगे, चुटकी से तो उसको थपथपाएंगे, गोज पीस से उसकी गर्दन पकड़ेंगे और वो टूट जाएगा आराम से, और जल्दी से फिर उसको जो है सिरिंज के अंदर लेंगे और जल्दी से पेशेंट को लगा देंगे। ठीक है। तो इसमें पीछे की तरफ खींच लेंगे। तो ये हमारा मेथड होता है। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि वाइल क्या है, एम्पुलाज क्या है, और किस तरीके से आप सिरिंज को फिल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो वही कुछ हमारे सामान्य निर्देश होते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले या इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने बताए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो सामान्य चीजें जो कि आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि गिव इंजेक्शन ओनली ऑन डॉक्टर रिटर्न ऑर्डर, तो जिस तरीके से प्रिस्क्राइब की गई है चीजें उसी तरीके से उसी के ऑर्डर के हिसाब से आपने पेशेंट को इंजेक्शन देना है। दूसरा इन्होंने बताया है कि स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक जो है ना वो बहुत सख्ताई से आपने इस्तेमाल करनी है। स्टरलाइजेशन करो इक्विपमेंट का, यानी कि किसी उपकरण का स्टरलाइजेशन करना हो, या फिर प्रिपरेशन करनी हो, दवाई को तैयार करना हो, या फिर किसी उपकरण को तैयार करना हो, तो जो हमारा स्टरलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, डिसइंफेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से करना है आपने इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट कराने से पहले। ठीक है।
जैसे कि स्टरलाइज का मतलब हो जाता है, जैसे सेपरेटेड कॉटन पे लगाकर स्किन को पहले साफ किया जाता है और फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो सिरिंज और नीडल यूज ऑफ द इंजेक्शन शुड बी द केप्ट सेपरेटेड एंड दोज फॉर अदर पर्पज, फॉर एग्जांपल कीप द aspiration syringe only for the purpose and should not be mixed with the syringe used for injection। तो उन्होंने बताया है कि जो सिरिंज और जो नीडल होती है जो आप यूज करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, और जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है या एस्पिरेशन वाली जो सिरिंज होती है उनको अलग रखना चाहिए, उनको साथ साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अलग ही पर्पज के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एस्पिरेशन सिरिंज है, तो एस्पिरेशन सिरिंज हमारी ऐसी सिरिंज होती है जो कि हमारे शरीर से लिक्विड फ्लूइड को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जहाँ पर फ्लूइड अगर ज्यादा बढ़ गया, फ्लूइड को निकालने के लिए, कभी कभी दवाई को देने के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं तो ये फ्लूइड को निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इंजेक्शन जो होते हैं वो हमारी दवाई शरीर में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोनों ही अलग ही प्रकार के सिरिंज और नीडल्स होती हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो उद्देश्य के अनुसार इनको अलग अलग रखना चाहिए, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया ऑलवेज हैव द सिरिंज एंड नीडल्स गुड ऑर्डर, सिरिंज शुड बी द एयर टाइट एंड द नीडल शुड बी शार्प एंड प्लान। तो वही हमेशा सिरिंज और नीडल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी चाहिए। जब भी आप किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो आपने देख लेना है कि सिरिंज जो है वो बहुत ही एयर टाइट होनी चाहिए, लूज वगैरह नहीं होनी चाहिए, नीडल वगैरह बहुत अच्छे से शार्प भी होनी चाहिए और आगे से समूह खुला हुआ भी होना चाहिए। तो ये चीजें चेक कर लेनी चाहिए कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कोई डिफेक्टिव पीस ना हो, इस तरीके से कि पेशेंट को परेशानी हो। ठीक है, कुछ नीडल जो होती है वो ब्लेंड आ जाती है, आगे से मुड़ी हुई भी हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा सिरिंज को अच्छे तरीके से देखेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया चेंज द नीडल आफ्टर द विड्रॉइंग ड्रग्स ऑफ द रबर्स टॉप्ड। जो कंटेनर हमारे होते जैसे कि ये अभी दिखाई गई थी जो हमारी वाइल थी, तो वाइल के ऊपर क्या था, वो वैसे कंटेनर है जिनके ऊपर रबड़ की स्टॉपर लगाए गए हैं, रबड़ के ढक्कन लगाए गए हैं। तो ये जो इसमें जब इंजेक्शन डालते हैं क्लाइंट को लगाने के लिए, जिसमें इंजेक्शन डालते हैं ना दवाई भरने के लिए, तो इसमें निडल पास से थ्रू द रबर स्टॉपर। तो जो रबड़ के स्टॉपर से निडल हमारी पास हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ब्लैंट हो जाती है, कई बार वो मुड़ जाती है। तो चेंज फॉर द निडल ऑफ बिकम ब्लैंट। अगर आपकी जो निडल वगैरह ब्लैंट हो गई है तो दवाई लेने के बाद सिरिंज में जो निडल होती है उसको चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो रबड़ का है तो रबड़ में से जाते टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है और निडल जो है कई बार ब्लेंड हो जाती है। तो उसमें से पहले आप उसके अंदर निडल डालेंगे और फिर दवाई को लेके जाएंगे सिरिंज के अंदर और फिर निडल को चेंज कर देंगे, उसकी जगह दूसरी निडल लगा देंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपने ऑब्जर्व करना है जो 10 राइट्स होते हैं, जो दवाइयां जो एडमिनिस्ट्रेट कराने वाले जो हमारे 10 राइट होते हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो सारे के सारे इंजेक्शन देते टाइम सारे के सारे आपने ध्यान रखने हैं और सभी चीजों पर ध्यान देना है। नेवर यूज ए ड्रग्स हुज एक्सपायरी डेट इज ओवर। और ये ध्यान रखना है कि कोई भी दवाई आप दे रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी जो डेट उस पर लिखी हुई होती है वो एक्सपायर ना हुई हो दवाई, तो वो आपने तभी लगानी है जब वो एक्सपायरी ना हुई। अगर एक्सपायरी डेट हो चुकी है उसकी तो उस ड्रग्स को आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही आगे इन्होंने बताया है कि ऑलवेज हैव द क्लाइंट्स रिलैक्स एंड प्लेस इन कंफर्टेबल पोजीशन। तो वे सबसे पहले जो पेशेंट है उसको रिलैक्स रखना है, उसको आरामदायक स्थिति और पोजीशन देनी है, आराम से लेटा देना है। और अगर पॉसिबल हो तो क्लाइंट को जो है लाइन डाउन पोजीशन आपने देनी है, यानी कि सीधा लेटाने वाली पोजीशन आप उसको देंगे। और व्हेन गिविंग इंजेक्शन एट द शोल्डर, और अगर शोल्डर में इंजेक्शन आप पेशेंट को दे रहे हैं तो आस्क द क्लाइंट टू फ्लेक्स आर्म्स ऑफ एल्बो एंड रिलैक्स मसल्स एट द शोल्डर। तो आपने जो कोहनी होती है ना पेशेंट का, हाथ में कोहनी में से जो हाथ होता है वहां से आप उसको हाथ मोड़ने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इससे जो मांसपेशियां होती हैं शोल्डर की वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन द इंजेक्शन आर गिविंग एट द बटक्स, और अगर इंजेक्शन जो है हिप वाले पार्ट में दिया जा रहा है तो प्लेस द क्लाइंट इन प्रोन पोजीशन ऑफ द लैटरल पोजीशन, लेट द नी फ्लेक्स्ड। या तो पेशेंट को पेट के बल लेटने के लिए बोले, या फिर पेशेंट जो है टेढ़ा लेटेगा लेकिन पैरों को मोड़ करके लेटने के लिए बोले। अगर आपने हिप पर उसको इंजेक्शन देना है तो या तो बिल्कुल उल्टा लेटा दें उसको, या फिर उसको करवट में लेटाएं और उसके पैर जो है वो मुड़े हुए होने चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आर्म्स में जब लगाएंगे तो कोहनी मुड़वा देनी है पेशेंट की, और जब आप इस पर हिप वाले मसल्स में जब आप इंजेक्शन देते हैं तो आप या तो उसको पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे या फिर उसके पैर मुड़वा के इसको करवट में लेटाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है नेवर अलाउ द क्लाइंट, और वही जब भी आप इंजेक्शन दें तो पेशेंट को तुरंत चलने फिरने के लिए ना बोलें। ठीक है, और उसे मना कर दें कि वो तुरंत ना चले फिरे। वो इंजेक्शन के जो भी रिएक्शंस होते हैं पहले उनको अच्छे तरीके से आपने देखना है कि किस तरीके के रिएक्शन जो है वो इंजेक्शन के आए हैं। और ऑलवेज गिव द टेस्ट डोज ऑफ केस ऑफ पेनिसिलिन एंड ऑल टाइप ऑफ सिरप बिफोर द फर्स्ट डोज द एडमिनिस्ट्रेटेड रूल आउट एनी एलर्जिक रिएक्शन। तो वे सबसे पहले आपने जो है पेशेंट को पेनिसिलिन जैसे जो ड्रग्स जो देते हैं उससे पहले एक टेस्ट डोज दे करके देख लेना चाहिए उससे पहले, कि फर्स्ट डोज में ही पता चल जाएगा कि एलर्जिक रिएक्शन किसी प्रकार के आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो फिर उसके बाद आपने क्या देना, फुल डोजेज गिवन। फिर आपने उसके बाद जो है फुल डोज पेशेंट को देना है। कीप द क्लाइंट अंडर ऑब्जर्वेशन, और फिर भी पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर ही रखना है, और जो किसी प्रकार के रिएक्शन वगैरह हैं तो वो उसमें देखने हैं।
ठीक है। और एक्सपेल करना है अपने, क्या जो एयर होती है वो एक्सपेल कर देनी चाहिए सिरिंज के से, इंजेक्शन लगाने से पहले सिरिंज के अंदर किसी प्रकार की एयर है तो निकाल देनी चाहिए, तो एयर एम्बोलिज्म हो जाते हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइट फॉर गिवन, और पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले जो है साइट पहले ही सिलेक्ट कर लेनी चाहिए कि मुझे इंजेक्शन हिप में देना है या फिर शोल्डर पे देना है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये हमारी सामान्य और जनरल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा यहीं पर होता है खत्म टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।